हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने मैसूर के ऊपर कब्जा किया, कैसे चार जो बैटल्स हुई या वॉर हुए म- मैसूर और इंग्लिश के बीच में, उसमें टीपू और हैदर अली को डिफीट करने के बाद उन्होंने उनकी हत्या की और मैसूर में अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया तथा मैसूर की जो टेरिटरी थी वहाँ उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया, जिसमें एक निज़ाम को, एक मराठास को और एक खुद यानी खुद ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखा। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जो उनकी पुरानी डायनेस्टी चलती आ रही थी, जैसे कि वडियार डायनेस्टी, उसे वहाँ पे इस्टेब्लिश किया। और उसके बाद में हमने आगे भी पढ़ाई कैसे उसका आगे प्रोसेस रहा। उसके बाद हम अब नेक्स्ट किंगडम या फिर नेक्स्ट जो स्टेट था उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि उससे नॉर्थ में स्थित था, हमारे महाराष्ट्र, गुजरात और नॉर्थ कर्नाटका के एरिया में स्थित एक किंगडम, जिसे मराठा किंगडम कहा गया। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि एंग्लो मराठा स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी, जो कि हमारे चैप्टर 5 का थर्ड पॉइंट है, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मराठाज इंग्लिश के या ब्रिटिशर्स के सहयोग के साथ मैसूर को हराते हैं, या फिर इंग्लिश मराठाज की हेल्प लेते हैं और मैसूर को हराते हैं, उससे अपने कुछ टेरिटरीज लेते हैं ताकि वो मैसूर के ऊपर अपना अधिकार जता सकें। फिर अचानक से ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हुई जिनके कारण मराठास और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुआ और उसमें मराठास की डिफीट हुई। मराठास इतने ताकतवर होने के बावजूद भी कैसे हारे और क्या क्या उनके कमजोरी के कारण रहे, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम आगे देखते हैं द राइज ऑफ द मराठास, कि मराठास जो कि कुछ समय पहले तक मौजूद नहीं थे, या फिर मौजूद थे तो वो किसी एक रीजनल एरियाज में ही थे, वो इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे बने, कैसे उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बनाया और कैसे वो अपने जो एरियाज थे उनको बढ़ाते गए, अपने टेरिटरीज को बढ़ाते गए। इसलिए उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं औरंगजेब की, तो औरंगजेब के समय महाराज शिवाजी हुआ करते थे, जो कि मराठाज के किंग थे, मराठाज के मेन सरदार हुआ करते थे। उस समय जो मुगल्स थे वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे थे, तो मराठाज को एक मौका मिला जिससे वो आगे बढ़ सकते थे। लेकिन औरंगजेब की जो डेक्कन की नीतियां थीं उनके कारण वो मराठाज को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे, लेकिन फिर भी मराठाज ने अपना काफ़ी एक्सपांसन किया। उसके बाद में धीरे धीरे देखें तो और भी जो मराठा किंग्स आए उन्होंने इसको, मराठा किंगडम को आगे बढ़ाया। और जब मुगल्स कंप्लीटली एक डिक्लाइन में चले गए आफ्टर 1707, मतलब औरंगजेब की डेथ के बाद में, तो मराठाज अपना पावर स्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल हुए। वो एक बहुत ही लार्ज एरियाज को, लार्ज टेरिटरी को कंट्रोल करते थे, और वो दो प्रकार के कर भी लिया करते थे जिन्हें चौथ और सरदेशमुखी भी कहते हैं। जिसमें सरदेशमुखी वो एरिया से लिया जाता था जिसमें कि जो एरियाज डायरेक्ट कंट्रोल या फिर जो ट्रेडिशनली जो मराठाज के एरियाज थे, लाइक महाराष्ट्र वगैरह के इलाके, वहाँ से सरदेशमुखी टैक्स कलेक्ट किया जाता था। और चौथ उन एरियाज से लिया जाता था जो कि पूरे भारत में उन मराठास के द्वारा विक्ट्री किए गए हैं, या फिर उन्हें किसी भी कारण से लिया गया है, वहाँ से चोट कलेक्ट करते थे। इसलिए उन्हें पूरे या फिर लगभग बहुत बड़े एरिया से ट्रिब्यूट्स के रूप में पैसा प्राप्त होता था, और वो मुगल्स की जगह भी वो लेना चाहते थे। इसलिए हम देखें तो जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई 1761 में, वहाँ पे जो अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में वॉर लड़ी गई थी, ना कि वो अब्दाली और मुगल्स के बीच में लड़ी गई थी। इस कारण भी हम मान सकते हैं कि मुगल्स के डिक्लाइन के बाद मराठास अपना पावर स्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल रहे, और वो नॉर्थ तक या फिर दिल्ली तक भी वो पहुंचे, लेकिन उन्हें वहाँ पे अब्दाली के हाथों डिफीट मिली। पर
वो इस डिफीट को ज़्यादा दिनों तक नहीं रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक डेकेड के अंदर या फिर 10-15 सालों के अंदर ही फिर से अपने पावर को रिगेन कर लिया। जब मराठा सरदार या फिर जो शिवाजी के वंशज थे, छत्रपति शिवाजी के वंशज थे, उन लोगों का पावर इतना एस्टेब्लिश नहीं कर पाए और वो वीक सक्सेसर्स के रूप में आए, वो वीक रूलर्स थे। इसलिए तब उनको जो कम्पीट करने के लिए वहाँ पे मराठास के इलाके में जन्म हुआ पेशवा सिख का, जिसमें हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें, पेशवा जो थे बाजीराव वन, जो कि 1720 से 40 तक उन्होंने रूल किया। उन्हें ग्रेटेस्ट पेशवा माना जा सकता है। उन्होंने मराठा चीफ्स का एक कॉन्फ़ेडरेशन भी बनाया, जिसमें कि जैसे होलकर्स, सिंधियाज़, गायकवाड़, पेशवाज़, इन सभी को एक जगह इकट्ठा किया और अपनी प्रेसिडेंसीशिप में उन्हें अपने अंडर में रखा और उन्हें एक जगह इकट्ठा करने में काफ़ी हेल्प की। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो पेशवाज़ थे वो ब्राह्मण क्लास से हुआ करते थे, इसलिए वो जो क्षत्रिय सेक्शन था मराठास का, उससे वो अपने आप को अपीज करते थे कि जो मराठा या फिर छत्रपति शिवाजी के जो सक्सेसर है वही हमारे रूलर हैं। हम तो जो छत्रपति शिवाजी हैं, उनके सक्सेसर्स हैं, उनके अंडर में वर्क करने वाले हैं। हम तो उनके उनके लिए वर्क करने वाले, उनके सेनापति के रूप में पेशवाज़ वर्क किया करते थे, ताकि उन्हें कोई भी ये ना बोल सके कि जो क्षत्रिय है वही रूलर बन सकता है, क्योंकि वे रूलर नहीं थे। रूलर का कार्य वो महाराज छत्रपति शिवाजी के जो वंशज थे उनके ऊपर सौंप दिया और उनके अंडर में वो अपना सारा कार्यभार संभालने लगे, आस-पास की विक्ट्रीज़ करने लगे। इसके लिए हम बात करते हैं कि जो उस समय जो मराठास की जो कॉन्फ़ेडरेसी बनी थी, उसमें मराठास फैमिलीज़ भी मौजूद थी, जिनमें जैसे गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, भोंसले ऑफ नागपुर, होलकर्स ऑफ इंदौर, सिंधियाज़ ऑफ ग्वालियर एंड पेशवाज़ ऑफ पूना, जो कि उनके प्रेसिडेंट थे उस समय। उनकी प्रेसिडेंसीशिप में ही ये सभी पाँचों फैमिलीज़ आगे बढ़ी। इसलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सब कुछ सही-सही चल ही रहा था। वो कॉन्फ़ेडरेशन अच्छी तरह से वर्क कर रही थी पेशवाज़ की प्रेसिडेंसीशिप में। लेकिन जैसे कि हम बात करें 1761 में बैटल ऑफ पानीपत में मराठाज़ की डिफीट हुई। इसकी वजह से वो काफ़ी वीक हुए, काफ़ी कमज़ोरी का सामना करना पड़ा और उसी समय उनके एक यंग पेशवा माधवराव वन, जिनकी 1772 में उनकी डेथ होना भी एक पेशवाशिप का जो डिक्लाइन का मेन कारण रहा। और माधवराव वन के बारे में हम पहले भी मैसूर के समय में पढ़ चुके हैं कि उन्होंने कैसे हैदर अली को डिफीट किया, हैदर अली से उनकी टेरिटरी छीनी। लेकिन उनकी डेथ के बाद में, माधवराव की डेथ के बाद में ही हैदर अली अपने को रीअसिस्ट कर पाया और उसने फिर से अपने जो टेरिटरीज उसने लॉस की थी वो फिर से रीगेन कर ली थी। उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उसी प्रकार जब माधवराव की डेथ हुई, तो इसी प्रकार बाकी की और जो रूलर्स थे और जो रीजनल पावर्स थे, वो भी अपना पावर फिर से असिस्ट करने लगे और उन्होंने जो पेशवाज के द्वारा या फिर माधवराव के द्वारा जो भी एरिया जीते गए थे, उन्हें उन्होंने फिर से लेने के लिए मराठास के ऊपर अटैक किए। इस कारण जो मराठास थे उनकी वीक हुए और उनकी कमजोरी दुनिया के सामने आने लगी, क्योंकि वो पानीपत में भी उनकी डिफीट हो चुकी थी और अब माधवराव वन के की डेथ के बाद भी वो एक डिक्लाइन का सामना उन्हें करना पड़ा। इसलिए जब उनको पेशवाज का डिक्लाइन हुआ, तो जो कॉन्फेडरेशन था, उनका जो पेशवाज का कॉन्फेडरेशन था या फिर मराठा कॉन्फेडरेसी थी, उसकी उसके ऊपर से भी पेशवाज का कंट्रोल कम होने लगा। ये हमने पढ़ा कि कैसे पेशवाशिप अपने पावर को असर्ट की और कैसे पेशवाशिप डिक्लाइन की तरफ गई। अब हम बात करते हैं कि क्या बेसिस थे जिसमें एंग्लो मराठास वॉर हुए, उसके पीछे क्या-क्या कारण थे। जिसमें हम फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वो है एंट्री ऑफ द इंग्लिश इनटू मराठा पॉलिटिक्स, जिसमें हम बात करते हैं कि जो 3 वॉर्स लड़े गए, जो इंग्लिश और मराठास के बीच में एंग्लो मराठा 3 वॉर्स हुए, उनकी शुरुआत और उनके बैकग्राउंड का क्या कारण था उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जिसमें लिखा है कि लास्ट क्वार्टर ऑफ 18th सेंचुरी एंड द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी saw the clash between Marathas and the English.
अब आगे चलते हैं, जैसे कि फर्स्ट एंग्लो मराठास वॉर जो कि 1775 में स्टार्ट हुआ और 82 तक जो चला, उसमें क्या-क्या उनका बैकग्राउंड रहा और क्या ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से ये वॉर फाइट किया गया। हम बात करते हैं कि जब 1772 में जहाँ पे माधवराव जो पेशवा थे उनकी डेथ हुई और उनके बाद में उनके भाई नारायण राव को फिफ्थ पेशवा के रूप में बनाया गया ताकि वो आगे पेशवाशिप को संभाल सके। लेकिन उनके चाचा थे रघुनाथ राव, जिन्होंने अपने जो भतीजा था नारायण राव उसकी हत्या की और खुद को एक पेशवा घोषित कर दिया। लेकिन वो लीगल हायर नहीं होने के कारण किसी भी जो पेशवा सरदार थे या फिर जो मराठा सरदार थे, मराठा कॉन्फेडरेशन के जो मेन सरदार हुआ करते थे, उन्हें वो पसंद नहीं था। लेकिन हम बात करते हैं कि जो नारायण राव थे, उनकी जो विडो थी गंगूबाई, उन्हें एक बच्चे का जन्म जन्म हुआ उनकी डेथ के बाद में। तब उसका नाम सवाई माधवराव रखा गया क्योंकि वो माधवराव से आगे निकलेगा ये कहा गया। इसलिए लीगली नेक्स्ट पेशवा वो ही थे। इस कारण जो 12 मराठा चीफ्स थे जिन्हें बारवाही भी कहा जाता था, जिन्हें नाना फडणवीस हेड कर रहे थे एज ए लीडर, वो उन्हें हेड कर रहे थे। इसलिए वो इस इन्फेंट को जो कि सवाई माधवराव थे उन्हें नेक्स्ट पेशवा बनाना चाहते थे, ताकि और रघुनाथ राव को हटाना चाहते थे क्योंकि वो लीगल हायर नहीं थे और एक प्रकार से वो वीक सक्सेसर भी थे। इसलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। इस प्रकार नाना फडणवीस की लीडरशिप में उन 12 मराठा सरदार्स ने रघुनाथ राव को उसकी जो पेशवा की पोस्ट पर वो बैठा हुआ था उसे वहां से रिमूव किया और जो नया इन्फेंट था जैसे कि सवाई माधवराव उसे नया पेशवा घोषित किया गया और उसके चीफ मिनिस्टर के रूप में नाना फडणवीस को बनाया गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रीटीज ऑफ सूरत एंड पुरंदर, कि ये दो ट्रीटीज हुई उनमें क्या क्या कारण रहे और कौन कौन इनमें पार्टनरशिप थे। हम फर्स्ट बात करते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत की। जब रघुनाथ राव को पेशवाशिप से हटा दिया गया तो वो जो बॉम्बे में उस समय मौजूद थे इंग्लिश उनके पास गया और 1775 में उनसे ट्रीटी की जिसे ट्रीटी ऑफ सूरत कहा गया, जिसमें जो रघुनाथ राव और इंग्लिशर्स के बीच में हुई थी, जिसमें रघुनाथ राव ने इंग्लिश से वादा किया कि वो जो सेलसेट और बसीन जैसे जो इलाके हैं वो कंपनी को दे देगा और जो रेवेन्यू है या फिर एक मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जो कि सूरत और भरूच जैसे इलाके से आता है वो भी वो कंपनी को सौंप देगा, जिसके बदले में रघुनाथ राव को पेशवासी वापस लेने के लिए तथा जो पेशवास थे जो कि नाना फडणवीस के अंडर में कार्य कर रहे थे उनसे फाइट करने के लिए कंपनी ने उन्हें 2500 सोल्जर्स दिए ताकि वो फाइट कर सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उससे पहले तक भारत में 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी। फर्स्ट बॉम्बे, सेकंड कलकत्ता और थर्ड साउथ में बेंगलोर हुआ करती थी, जिसमें कि वो तीनों अलग अलग प्रेसिडेंसी के रूप में वर्क करते थे, वो किसी का एक के ऊपर अधिकार नहीं था। लेकिन जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया उसके बाद से जो कलकत्ता काउंसिल थी वो एक हेड के रूप में हो गई थी और जो बाकी जो बॉम्बे और बेंगलुरु की काउंसिल्स थी वो सबॉर्डिनेट हो गई थी कलकत्ता काउंसिल के लिए। इसलिए जो ट्रीटी ऑफ सूरत की गई जो कि बॉम्बे काउंसिल के द्वारा की गई थी, इसलिए उस जो उनकी हेड थी या फिर उनका जब हेड क्वार्टर था कलकत्ता में उस काउंसिल के द्वारा इसको पसंद नहीं किया गया और वहां से कॉलोनल एप्टन को भेजा गया पुणे के लिए ताकि वो वहां पर जाएं और एक नई ट्रीटी साइन करे। इसके बाद में इस कारण 1776 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन की गई, जिसमें रघुनाथ राव को जो भी वो अपने जो क्लेम कर रहा था उन्हें रिनाउंस करने के लिए कहा गया तथा उसे एक पेंशन देने के लिए वादा किया गया, जिसमें ये कहा गया कि वो जो मराठाज हैं वो किसी भी और जो यूरोपियन पावर है उसके साथ किसी प्रकार की रिलेशन नहीं रखेगा। लेकिन उसको उस ट्रीटी को जो कि 1776 में हुई थी उसे 1771 1777 में नाना फडणवीस ने वायलेट किया क्योंकि उसने जो उनके वेस्ट कोस्ट के ऊपर स्थित कुछ पोर्ट थे उन्हें फ्रेंच को सौंप दिया। इस कारण इंग्लिश को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी पुणे की तरफ भेजी, जिसके आगे हम बात करते हैं कि इसमें
क्या-क्या वॉर्स के परिणाम रहे, उसमें हम बात करते हैं कि मराठास और इंग्लिश के बीच में आउटस्कर्ट्स ऑफ पूना में फाइट हुई, जिसमें मराठास की आर्मी थी, उसके लीडर थे महादजी सिंधिया, और जो इंग्लिश थे, उनके भी एक बहुत बहुत अच्छे लीडर्स के अंडर में इंग्लिश वर्क कर रहे थे। उसमें लेकिन इंग्लिशर्स के पास बहुत ही सुपीरियर एम्यूनिशंस थे और कैनन्स थे, लेकिन जो मराठास थे, उनको इस चीज़ के लिए उनको एक प्रॉफिट मिला, क्योंकि जिस एरिया में वो फाइट कर रहे थे, वो एरिया मराठास का अच्छी तरह से जाना हुआ एरिया था। उसके हर एक पासेज के बारे में, हर एक रास्ते के बारे में मराठास अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए महादजी सिंधिया, जो कि उनके एक लीडर के रूप में, मराठास के लीडर के रूप में थे, उन्होंने इंग्लिशर्स को, इंग्लिश की फोर्सेस को, जो तालेगांव के नियर घाट्स हैं, वहाँ पे उन्हें फंसा दिया गया। उन्हें ऑल साइड से रोक लिया गया। उसके बाद में उनके जो इंग्लिश सप्लाई बेस, जो कि खोपाली में स्थित था, उसके ऊपर अटैक किया गया, ताकि उनके सप्लाई के ऊपर अटैक कर सके और वो किसी भी प्रकार की हेल्प बाहर से ना ले सके। और उसके बाद में मराठास ने स्कोज्ड अर्थ पॉलिसी भी अपनाई, जिसके द्वारा कि वो जिस एरिया से गुजरते थे, उस एरिया से जो कि वहाँ पे जो फसल होती थी, या फिर किसी प्रकार की कोई खाने की सामग्री होती थी जो इंग्लिश को हेल्प कर सकती थी या किसी एनिमी को हेल्प कर सकती थी, उसे वो जला देते थे। इस कारण, ताकि वो पीछे से आने वाले एनिमी को हेल्प ना मिल पाए, वो किसी भी प्रकार से उन चीज़ों को यूज करके मराठास को डिफीट ना कर पाए। इसलिए इस कोस्ड अर्थ पॉलिसी को मराठास के द्वारा यूज किया गया। ब्रिटिशर्स, जो कि तालेगांव में फंसे हुए थे, वहाँ से वो किसी प्रकार की सप्लाई ना मिलने के कारण वो वहाँ से विड्रॉ करने लगे, लेकिन मराठास ने उनके ऊपर फिर से अटैक किया और उन्हें वडगांव की तरफ रिट्रीट किया, उन्हें वहाँ भेज दिया। उसके बाद में मिड जनवरी 1779 में इंग्लिशर्स ने सरेंडर किया। उसके बाद में उनसे ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन करवाई गई, जिसमें उन्होंने जो भी बॉम्बे गवर्नमेंट के द्वारा जो टेरिटरीज 1775 के बाद में जो एक्वायर की गई थी, उन्हें फिर से सौंपने के लिए कहा गया, ताकि वो उन्हें आगे ना ले जा सके, और जो मराठास की जो जीत हुई उसका उन्हें प्रमाण दे सके। उसके बाद में हम बात करते हैं ट्रीटी ऑफ सालबाई, जो कि 1782 में साइन की गई थी। जो वडगांव में जो इंग्लिश की डिफीट के कारण जो ट्रीटी हुई, इसे वॉरेन हेस्टिंग, जो कि कलकत्ता काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा इसे रिजेक्ट किया गया, और एक बहुत ही बड़ी आर्मी कर्नल गोडार्ड के अंडर में इस मराठास के लिए भेजी गई, जिसमें उन्होंने अहमदाबाद को फरवरी 1779 में कैप्चर कर लिया। उसके बाद में बसीन को दिसंबर 1780 में उन्हें कैप्चर किया गया। उसके बाद में जो कैप्टन फॉफेन थे, उन्होंने ग्वालियर को अगस्त 1780 में कैप्चर कर लिया। उसके बाद में जो जो एक मराठा सरदार थे सिंधिया, जिन्हें भी जनरल कैमल के द्वारा अटैक किया गया और उन्हें सिपरी के अंदर डिफीट किया गया, जिस फेब 1781 में इस घटना को अंजाम दिया गया। जिसके बाद में हम बात करते हैं कि मई 1782 में ट्रीटी ऑफ सालवाई को साइन किया गया, जिसके बाद में जून 1782 में इसे वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि कलकत्ता काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा इसे रेटिफाई किया गया। और जो मराठा जो कॉन्फेडरेसी थी, उस समय मराठा चीफ्स थे, या फिर बारभाई जिन्हें हम बोलते हैं, उनके जो लीडर थे नाना फडणवीस, उनके द्वारा फेब 1783 में इसको रेटिफाई किया गया। हम आगे बात करते हैं कि जो ट्रीटी ऑफ सालवाई जो 1782 में साइन की गई थी, उसके क्या क्या प्रोविजंस थे, कि जो सालसेट जो इलाका था वो इंग्लिश को दे दिया जाएगा, और जो भी टेरिटरीज जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में इंग्लिश और मराठा के बीच में साइन की गई थी, उसके बाद जो इंग्लिश ने जो भी इलाके या जो भी टेरिटरीज जीती थी या एक्वायर की थी, जैसे कि भसीन जैसे इलाके भी मराठास को रिस्टोर कर दिए जाएंगे, ताकि इस ट्रीटी को अच्छी तरह से पालन किया जा सके। उसके बाद में गुजरात फतेह सिंह गायकवाड़ को दे दिया गया, और जो इंग्लिश थे उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो रघुनाथ राव को फर्दर किसी भी प्रकार का कोई हेल्प नहीं देंगे, किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो पेशवाज थे उन्हें रघुनाथ राव को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ताकि रघुनाथ राव फिर से किसी भी प्रकार का कोई एक्शन ना ले सके। और हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि मैसूर के हैदर अली थे, उन्होंने अटैक के दौरान जिस किसी भी जो टेरिटरीज को अक्वायर किया है, जो इंग्लिश से किया है या नवाब ऑफ आरकोट से किया है, क्योंकि नवाब ऑफ आरकोट और हैदर अली के बीच में
बीच में एक दूसरे के ओपोनेंट थे, वो एक दूसरे के लिए फोर्सेस के साथ फाइट कर रहे थे। तो जो हैदर अली ने जो टेरिटरीज एक्वायर की हैं वो इंग्लिश को और नवाब बारकोट को फिर से लौटानी पड़ेंगी। उसके बाद में जो इंग्लिश थे उन्होंने ट्रेड प्रिविलेज भी लिए और पेशवास से प्रोमिस लिया गया कि वो किसी भी यूरोपियन नेशन को वो फर्दरली किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं करेंगे, जैसे कि नाना फडणवीस ने फ्रेंच को पोर्ट सेल कर दिया था। उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो भी उनके एलाइज हैं उनके बीच में पीस रहेगी और इस ट्रीटी के जो सभी पॉइंट्स हैं उनके बारे में जो एक गारंटर के रूप में यूज किया जाएगा वो थे महादजी सिंधिया, ताकि ये किसी भी प्रोविज़न का नुकसान ना हो या किसी भी प्रोविज़न को गलत ना ठहराया जा सके, सभी एक दूसरे के इन प्रोविज़न्स को सही माने। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो कि 1803 टू 1805 तक चलता रहा, जिसमें हम बात करते हैं कि इसके बीच में क्या क्या बैकग्राउंड थे, क्या इसके कारण रहे। जिसमें कि जो नारायण राव थे जो कि उस समय पेशवा थे उन्होंने सुसाइड किया और नेक्स्ट पेशवा जो कि बाजीराव टू जो कि रघुनाथ राव के बेटे थे उन्हें बनाया गया, लेकिन वो किसी प्रकार से एक प्रकार से वीक पेशवा बने और वो वर्थलेस पेशवा थे। इस कारण उन्हें स्वीकार नहीं किया जा रहा था। लेकिन हम बात करें जो कि बारवाई के जो चीफ हुआ करते थे उस समय नाना फडणवीस जो कि चीफ मिनिस्टर भी थे, उनकी भी डेथ 1800 में हो गई थी। इस कारण अब जो सक्सेशन या फिर नए किंग या नए पेशवा बनने का जो प्रोसेस चल रहा था उसमें इंग्लिश को एक नई अपॉर्चुनिटी मिली कि वो मराठाज के अफेयर्स में मराठाज के को हटा सकते हैं या फिर मराठाज के जो अफेयर्स है उनमें इंटरवीन करेंगे और खुद के लिए आगे का काम करेंगे, क्योंकि तब तक उनकी जो मराठाज की ज़रूरत थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि 1799 में मैसूर जो कि एक इंग्लिश के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट था वो ख़त्म हो चुका था। इसलिए अब उन्हें लगा कि मराठाज को अब फर्दरली ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, उन्हें ज़्यादा टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसलिए अब ये सही मौका है कि वो मराठाज को डिफीट करें और मराठाज की जो ये इनकी जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर एंट्री ले और मराठाज को आगे बढ़ने से रोके। इस कारण अब आगे इन्होंने कंपनी के साथ सहयोग किया। अब हम आगे बात करते हैं कि ये सेकंड एंग्लो मराठा वॉर कैसे स्टार्ट हुआ। इसमें बात करते हैं कि जो विट्ठू जी थे, जिनने जो जसवंत राव होलकर के भाई हुआ करते थे, उनकी हत्या कर दी गई, वो भी जो सिंधिया और जो नए पेशवा बने थे बाजीराव टू की द्वारा, जिससे कि अब जसवंत राव होलकर को इनके ऊपर बहुत गुस्सा आया और उसने 25 अक्टूबर 1802 को जो सिंधिया और बाजीराव टू की कंबाइंड आर्मी को हेडस्पार जो कि नियर पूना है वहाँ पे उन्हें डिफीट किया। उसके बाद में जो विनायक राव जो कि अमृत राव के बेटे हुआ करते थे उन्हें पेशवाशिप के ऊपर बिठाया और बाजीराव टू को वहाँ से हटाया। और उसके बाद में जब डिफीट हुई तो बाजीराव टू खुद ही वहाँ से भग गए और वो बसीन जो कि एक टेरिटरी थी उसे मराठास को वापस दे दिया गया था, वहाँ पे चला गया और वहाँ पे उसने इंग्लिश के साथ एक ट्रीटी की जो कि डिसम्बर 31 1802 को उसने साइन की, जिसे ट्रीटी ऑफ बसीन कहा गया, जो कि 1802 में साइन की गई थी, जिसमें बाजीराव टू से प्रोमिस लिया गया कि वो जो इंग्लिश की जो नेटिव इन्फेंट्री है और जो कि यूरोपियन आर्टिलरी है वो बाजीराव टू की टेरिटरी में परमानेंटली स्टेशन वहाँ पे रहेगी, ताकि वो उनकी सुरक्षा कर सके। उसके बाद में उन्होंने इस कंपनी को जो किसी भी प्रकार के जो उसके खर्चे थे उसके लिए एक टेरिटरी भी दे दी, ताकि वो वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। और उसके बाद में जो सूरत एक जो ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था उसे भी कंपनी को सौंप दिया गया और उनसे वादा किया गया कि जो निज़ाम के जो इलाका है जहाँ से मराठा चौथ लेते थे या फिर चौथ कर, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो जो आसपास के इलाके थे मराठाज के जो कि उनके ट्रेडिशनली कंट्रोल में नहीं आते थे, उन इलाकों से जो चौथ कर लिया जाता था उस कर को भी उन्हें निज़ाम के इलाके से लेना छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में उन्होंने कहा कि अगर मराठाज और किसी भी अदर किंग या किसी भी अदर रूलर के बीच में कोई भी बात होती है या फिर फॉरेन रिलेशंस होते हैं तो उसके लिए उन्हें आर्बिट्रेटर के रूप में कंपनी को यूज करना पड़ेगा। और मराठाज इंग्लिश के अलावा किसी भी यूरोपियन नेशन को
एम्प्लॉयमेंट के रूप में या फिर किसी भी यूरोपियन को एम्प्लॉय के रूप में नहीं रख सकेंगे। और हम नेक्स्ट 7th पॉइंट की बात करते हैं, उसमें है कि जो मराठाज हैं उनके अगर किसी भी फॉरेन स्टेट के साथ कोई भी रिलेशन है, उनके लिए वो बिना कंपनी की सलाह के या बिना कंपनी को बताए किसी भी प्रकार की रिलेशन नहीं रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं उसमें कि पेशवाज जो कि अब कमज़ोर हो चुके थे या फिर बाजीराव टू के नेतृत्व में वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुके थे, उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस को साइन किया। उसके बाद में जब इस चीज़ का पता सिंधियाज और भोंसलेज को लगा, तो उन्हें लगा कि उन्हें मराठाज की इंडिपेंडेंस को बचाना चाहिए, इसलिए उन्होंने इंग्लिश के ऊपर अटैक किया। उसके बाद में आर्थर वेलेजरी के नेतृत्व में इंग्लिश आर्मी ने कंबाइंड फोर्सेस ऑफ सिंधिया एंड भोंसले को डिफीट किया। इसकी वजह से उनकी डिफीट हुई। सिंधियाज और भोंसले जो कि पहले सब्सिडियरी अलायंस के दायरे में नहीं आते थे, उन्हें भी अब अलग अलग रूप में अब सब्सिडियरी ट्रीटीज साइन करनी पड़ी, जिसके कारण लेकिन अब जब सबकी डिफीट हो चुकी थी, तो जसवंत राव होलकर जो कि अब इकलौते बचे थे, उन्हें भी लगा कि उन्हें एक इंडियन रूलर्स का एक संघ बनाना चाहिए और इंग्लिश के खिलाफ फाइट लड़नी चाहिए, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे। उसके बाद हम बात करते हैं कि डिफीट ऑफ भोंसले, उनके साथ ट्रीटी ऑफ देवगांव की गई, जिसे दिसंबर 17 1803 में साइन किया गया। उसके बाद में सिंधियाज की डिफीट हुई, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ सुरजनजनगांव की गई, जिसे दिसंबर 30 1803 में साइन किया गया। और उसके बाद में डिफीट ऑफ होलकर जो कि फाइनली उसके साथ डिफीट हुई उसकी, और जिसके साथ ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट की गई जो कि 1806 में साइन किया गया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ बसीन, कि इसके क्या क्या फ़ायदे कंपनी को रहे, क्या क्या नुकसान मराठास को झेलने पड़े, उसके बारे में आगे बात करते हैं। जो कि कंपनी थी, उसके ट्रूप्स पहले ही मैसूर, हैदराबाद और लखनऊ जैसे बड़े बड़े टेरिटरीज में मौजूद थे। और इस ट्रीटी ऑफ बसीन के बाद मराठाज की जो एक बहुत ही बड़ी टेरिटरी है, वो डेक्कन की सबसे बड़ी टेरिटरी थी, उसके ऊपर भी अब मराठाज के ट्रूप्स रहेंगे। इसका ये सबसे बड़ा फायदा कंपनी को हुआ कि अब पूरा साउथ उनके कंट्रोल में आ चुका था। इसका ये एक स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज भी था, और इस ट्रीटी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने भारत की चाबी इस कंपनी को दे दी थी। हम अब नेक्स्ट बात करते हैं कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो कि 1817 टू 1819 में फॉट फॉट किया गया, उसके क्या क्या कारण थे और क्या क्या उसके परिणाम निकले। हम बात करते हैं कि जब इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो तब तक चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आ चुका था, जिसमें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो मोनोपोली ऑफ ट्रेड थी वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया था, जिसमें अब केवल चाय और चीन के साथ जो व्यापार था, उसके अलावा सभी प्रकार के व्यापार के जो मोनोपोली थी वो ब्रिटिश एम्प्रेस के द्वारा उसे ख़त्म कर दी गई थी। इस कारण अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ज़्यादा कोई व्यापार करने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए उन्हें अब कि भारत में वो अपना साम्राज्य बढ़ाएं, इसके लिए उन्हें भेजा गया। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल उस समय भारत में आए वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि इम्पीरियलिस्ट माइंड गए थे। इसके बाद उन्हें जो कंपनी थी उसको अपने जो ट्रेड था उसके लिए उन्हें और भी ज़्यादा मार्केट चाहिए था, क्योंकि मोनोपोली उनकी ख़त्म हो चुकी थी। इस कारण उन्होंने और भी जो मराठाज या फिर और भी बड़ी बड़ी टेरिटरीज की उनको जीतने के बारे में सोचा। लेकिन हम जैसे बात करें, जो पिंडारीज थे जो कि मराठा आर्मी में मर्सनरीज हुआ करते थे, अब मराठा आर्मी के डिस्टेबलाइज हो जाने के कारण या फिर मराठाज के वॉर नहीं लड़ने के कारण वो एक प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रहे थे। इसलिए जो पिंडारीज थे अब वो धीरे धीरे वहाँ पे प्लंडरिंग किया करते थे उनकी नेबरिंग टेरिटरीज में, इंग्लिश के ऊपर, मैसूर के ऊपर, हैदराबाद के ऊपर वो प्लंडरिंग किया करते थे और लूटपाट के कारण वो अपनी कमाई करते थे। और इस वजह से जो इंग्लिश थे उन्हें बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा, और इंग्लिश को लगा या फिर इंग्लिश ने मराठाज के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो पिंडारीज को शेल्टर दे रहे हैं, वो पिंडारीज को बाहर निकालें ताकि हम उन्हें डिफीट कर सकें। लेकिन उसके बाद में हम बात करते हैं कि कुछ जो पिंडारी लीडर्स थे, लाइक जैसे अमीर खान, करीम खान, उन्होंने सरेंडर किया, क्योंकि जब इंग्लिश ने अटैक किया तो उसके बाद में इन्हें सरेंडर करना पड़ा, और चित्तू खान जिन्हें जो जंगल में भग गए। जब लॉर्ड हेस्टिंग के ऑर्डर पर पिंडारीज को डिफीट किया गया, तो मराठास को लगा कि ये उनकी सोवर्निटी के ऊपर आघात है, इसलिए उन्हें अपने सोवर्निटी को बचाना चाहिए।
इसलिए इस कारण जो पेशवा पहले से सब्सिडियरी अलायंस साइन कर चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर से ब्रिटिश रेजिडेंसी के ऊपर पूना में अटैक किया। इस कारण और वो उन्हें लगा कि ये हमारी सोवरेनिटी के ऊपर आघात कर रहे हैं, तो उन्होंने पेशवाज ने पूना में ब्रिटिश रेजिडेंसी के ऊपर अटैक किया। अप्पा साहिब ने नागपुर में ब्रिटिश रेजिडेंसी के ऊपर अटैक किया और वहीं होलकर भी वॉर के लिए तैयारी कर रहे थे। लेकिन इन सभी सरदारों में किसी प्रकार का आपसी समन्वय नहीं होने के कारण, उनकी पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की कंडीशंस ठीक नहीं होने के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जसवंत राव होलकर, उनकी डेथ हुई और उनकी जो फेवरेट मिस्ट्रेस थी तुलसीबाई, उन्होंने पूना में उनका अफेयर संभाला, वो सभी कार्य संभालने लगी। लेकिन वो किन्हीं किन्हीं अनवर्दी मैन के इन्फ्लुएंस, जैसे कि बलराम सेठ और आमिर खान जैसे लोगों के इन्फ्लुएंस के कारण वो भी ठीक से कार्य नहीं कर सकी। इस वजह से, परंतु जब पेशवाज ने इंग्लिश के ऊपर अटैक किया तो इंग्लिश को लगा कि हम फिर से मराठास को, जो मराठा कॉन्फेडरेसी है उसके ऊपर पेशवाज को फिर से हम अथॉरिटी साबित करने नहीं दे सकते हैं। इस कारण जब इंग्लिश ने रिटेलिएट किया तो उसके रिटेलिएशन में पेशवाज की डिफीट खिड़की में हुई, भोंसले की सीताबुदी में और होलकर की महिदपुर में, और उनके साथ अलग अलग ट्रीटीज की गई, जिसमें पेशवाज के साथ ट्रीटी ऑफ पूना की गई जिसे जून 1817 में साइन किया गया। सिंधिया के साथ ट्रीटी ऑफ ग्वालियर की गई जिसे नवंबर 1817 में साइन किया गया, और होलकर्स के साथ ट्रीटी ऑफ मंदसौर की गई जिसे जनवरी 1818 में साइन किया गया। फाइनली जून 1818 में पेशवाज ने सरेंडर किया और जो मराठाज की कॉन्फेडरेसी थी उसे डिसॉल्व कर दिया गया कि अब आगे फर्दर कोई भी मराठा कॉन्फेडरेसी नहीं होगी, कोई भी किसी प्रकार का पेशवा या फिर कोई और मराठा चीफ्स नहीं होंगे। उसके बाद जो पेशवा बाजीराव थे उन्हें ब्रिटिश रिटेनर बिथूर में रखा गया, और एक शिवाजी के जो लीनियल डिसेंडेंट थे प्रताप सिंह, उन्हें नए रूलर के रूप में सतारा की एक छोटी सी प्रिंसिपैलिटी में उन्हें रखा गया। बाकी उन्हें जो पेशवा डोमिनियन था उसे बनाने का आदेश नहीं दिए गए। इसके बाद में हम बात करते हैं कि वाई द मराठाज लोस्ट, क्या क्या ऐसे कारण थे जिनकी वजह से मराठाज की डिफीट हुई, और क्या क्या कारण थे कि इंग्लिश जीत सके। तो हम इसमें फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो है इंसेप्ट लीडरशिप, जिसमें कि बाजीराव टू, दौलत राव सिंधिया, जसवंत राव होलकर जैसे बेकार लीडर्स मराठास के पास थे। इस कारण वो आगे नहीं जीत पाए, और वो एक सेल्फिश पर टाइप के लीडर्स थे। उन्हें कोई मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ अपने अपने आप से या फिर अपने किंगडम से मतलब था, इसलिए उनकी डिफीट हुई। वो किसी भी प्रकार के आपसी समन्वय में विश्वास नहीं रख पाते थे। अगर वो सभी एक साथ होते तो इंग्लिश उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन वो सभी अलग अलग थे, अलग अलग वॉर्स लड़ते थे, अलग अलग फाइट करते थे, और उनके सोल्जर्स भी इतने ज़्यादा नहीं होने के कारण, उनके पास किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी या फिर कम टेक्नोलॉजी होने के कारण उनकी डिफीट हुई। हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, डिफेक्टिव नेचर ऑफ मराठा स्टेट्स। उन्होंने किसी प्रकार का कोई भी एफर्ट नहीं लगाया कि वो कम्युनल इम्प्रूवमेंट कर सके। उन्होंने एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए किसी प्रकार का कुछ सहयोग नहीं किया, और उन्होंने पीपल्स के यूनिफिकेशन के लिए भी किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया। इसलिए जो मराठास थे उनके अंदर ही आपसी फूट पड़ी हुई थी। हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, लूज पॉलिटिकल सेटअप, क्योंकि उनकी जो लूज कॉन्फेडरेसी थी और उस कॉन्फेडरेशन में भी आपसी विश्वास नहीं होने के कारण उनका किसी प्रकार का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं साबित हो सका। उसके बाद में उनके लैक ऑफ ए कोऑपरेटिव स्पिरिट, क्योंकि उनमें बिल्कुल भी कोऑपरेशन की या सहयोग की कोई भावना नहीं थी। हम नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, इन्फीरियर मिलिट्री सिस्टम, कि उनके पास ना ही तो किसी प्रकार के अच्छे वॉर वेपन्स थे, ना ही उनकी आर्मी डिसिप्लिन थी, और ना ही उनके पास किसी प्रकार की इफेक्टिव लीडरशिप थी। क्योंकि जो अच्छे वेपन्स थे या फिर अच्छी कैनन्स वगैरह थी, अच्छी जो आर्टिलरीज थी, वो इंग्लिश के पास थी। मराठास के पास किसी प्रकार के ऐसे नहीं थे, किसी प्रकार के ऐसे वेपन्स नहीं थे कि वो इंग्लिश को डिफीट कर सकते। और हम देखें तो इंग्लिश के पास एक डिसिप्लिन्ड, वेल डिसिप्लिन्ड आर्मी थी, लेकिन मराठास के पास किसी प्रकार की आर्मी में कोई डिसिप्लिन नहीं था। मराठास के पास लीडरशिप और साथ में ही सेकंड लाइन लीडरशिप भी बहुत अच्छी क्वालिटी के लोग थे, क्वालिटी के लीडर्स थे, लेकिन मराठास के पास बिल्कुल ही वर्थलेस और सेल्फिश टाइप के लीडर्स हुआ करते थे। इस कारण ये उनकी मराठास की डिफीट हुई।
हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब हम बात करें, इन कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका काम ट्रेडिंग का था, इसलिए उनके पास हर प्रकार से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे उनकी मात्रा अच्छी थी, वो वॉर्स को फाइनेंस कर सकते थे। लेकिन मराठास के पास ना ही तो किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल रिसोर्स था, और वो केवल डिपेंड करते थे एग्रीकल्चर कर या फिर किसी प्रकार के जो कंपनी जनता से उन्हें कर मिलते थे उनके ऊपर डिपेंड करते थे, क्योंकि ना तो उनके पास कोई इंडस्ट्रीज थी और ना ही वो किसी प्रकार का फॉरेन ट्रेड करते थे। बाकी कंपनी के पास इन सभी की संख्या अच्छी थी और वो इनसे अच्छी अर्निंग करते थे। इस कारण उनके पास किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल क्रंच नहीं होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठास को डिफीट किया। हम सिक्स्थ पॉइंट की बात करते हैं, सुपीरियर इंग्लिश डिप्लोमेसी एंड एस्पाइनेज। इसमें कि इंग्लिश बेटर डिप्लोमेटिक स्किल्स, इन इंग्लिश एक दूसरे को लड़वाने में अच्छी तरह से माहिर थे। जैसे कि उन्होंने मैसूर से जीतने के लिए उन्होंने निजाम और मराठाज की हेल्प ली और फिर बाद में मराठाज को ही उन्हें डिफीट किया, क्योंकि उन्हें लगा कि अब मैसूर तो हार चुका है, अब मराठाज की हमें जरूरत नहीं है। और इंग्लिश हैड ए स्पाई सिस्टम, जिससे कि इंग्लिश अपने एनिमीज के बारे में अच्छी तरह से जान जाते थे कि उनके पास क्या सोल्जर्स की संख्या है, कितने उनके पास वेपन्स है, क्या उनकी वीकनेसेस हैं, क्या उनकी पोटेंशियलिटीज हैं और क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या उनके लीडर्स इतने कैपेबल हैं कि वो हमें डिफीट कर सकते हैं, या फिर उनकी स्ट्रेटजी क्या है। ये सभी प्रकार की के बारे में इंग्लिशर्स जानते थे, क्योंकि उनके पास एक अच्छा स्पाई सिस्टम था। हम नेक्स्ट सेवंथ पॉइंट की बात करते हैं, प्रोग्रेसिव इंग्लिश आउटलुक। दे डिवोटिंग देयर एनर्जीज इन साइंटिफिक इन्वेंशंस, क्योंकि वो अलग अलग टेक्नोलॉजीज बनाने में बिलीव करते थे। वो नए नए वेपन्स उनके पास होते थे, अलग अलग प्रकार के वेपन्स होते थे, और उनका ट्रेड के लिए भी वो अलग अलग साइंटिफिक इन्वेंशन किया करते थे। एक्सटेंसिव ओशियन वॉयज, उनके पास बड़े बड़े जहाज थे जिनके द्वारा वो ट्रेड करते थे, इसलिए उनके पास फाइनेंसेस की कमी नहीं थी, और साथ में वो बड़ी बड़ी कैनन्स को भी भारत में लाते थे, जिससे कि उनके पास वेपन्स की भी कोई कमी नहीं थी। और उनके पास जो उनके आउटलुक था, उनका प्रोग्रेसिव आउटलुक था, उसकी वजह से उनके एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज भी क्या करते थे, वो अलग अलग कॉलोनीज बनाया करते थे, जिससे कि उन्हें बहुत फायदे हो सके, वो ट्रेड जैसे फायदे हो सके, उन्हें रिसोर्सेज प्राप्त हो सके। इस कारण हम बात करें तो इंग्लिश के लिए ये भी एक अच्छा अच्छा विषय था। हम बात करें कि इंडियंस थे, वो अपने पुराने डोगमास और नोशंस के ऊपर ही वर्क करते थे, और जो मराठा लीडर्स थे वो भी अपने जो स्टेट के मैटर्स थे उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई अटेंशन नहीं देते थे, उन्हें आपसी रंजिश में ही समय नहीं मिलता था। उसके बाद में हम बात करें कि कुछ हिस्टोरियंस भी ये बोलते हैं कि जो भारत के जो मराठास थे, या फिर जो मराठास थे, वो पहले से ही अलग अलग घरों में बटे हुए थे, क्योंकि जैसे हम बात करें मराठा कॉन्फेडरेसी, तो वो भी एक लूज कॉन्फेडरेशन था, वो अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे। लेकिन जब इंग्लिशर्स ने इसके ऊपर अटैक किया तो कुछ ही फुसेस के बाद में, कुछ ही चोटों के बाद में, वो इस एक प्रकार से टूटना स्टार्ट हो गया और वो टूट के बिखर गया। अब आज हमने बात की कि कैसे मराठास के ऊपर इंग्लिश ने अटैक किया, या फिर इंग्लिश और मराठास के बीच में वॉर हुए, 3 वॉर्स फाइट किए गए, जिसमें मराठास की डिफीट हुई और इंग्लिश की विक्ट्री हुई, और फाइनली इंग्लिश ने सभी के साथ सब्सिडियरी अलायंस साइन किया। और सब्सिडियरी अलायंस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि सब्सिडियरी अलायंस क्या था। उसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने कैसे सिंध के ऊपर कॉन्क्वेस्ट की, जो कि हमारे नॉर्थ वेस्ट हिस्से में स्थित है, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित एक इलाका है। कैसे वहाँ के ऊपर उन्होंने विजय हासिल की, कैसे उन्होंने सिंध को अपने अलायंस के अंदर लिया, और कैसे उन्होंने सिंध को यूज किया कि वो अफ़गान के ऊपर अटैक कर सके, और अफ़गान की कुछ प्रॉब्लम्स के कारण कैसे उन्होंने सिंध के ऊपर कॉन्क्वेस्ट की, उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।